नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ दो ऐसे लोगों का जो बाहर से आए हुए हैं। मिस्टर फारूक हैं जिनकी उम्र 24 साल है और आप तमिलनाडु से आए हुए हैं। मिस्टर फारूक जी का उम्र 24 साल है और उनको 2016 में अप्लास्टिक एनीमिया डायग्नोस हुआ। इनका हीमोग्लोबिन उस समय 3.6 ग्राम था और प्लेटलेट लगभग 30,000 के आसपास था। अभी आज तमिलनाडु से आए और बताए कि उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, घर की भी काफ़ी परेशानी है बता रहे थे। और उन्होंने बताया कि पूरी जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होने के कारण रात को नींद नहीं आती है। सबसे जो सिमिलर बात है, जो मैं बात बता रहा हूँ, फारूक जी की उम्र 24 साल है और मंजय जी की उम्र 22 साल है। मंजय जी यूपी बस्ती के रहने वाले हैं लेकिन मुंबई में रहते हैं, मुंबई में सिलाई का काम करते हैं और दोनों का लगभग सेम उम्र है। इसको 2016 में अपलास्टिक एनीमिया डायग्नोस हुआ और मंजय को 2018-19 में पीलिया हुआ। उसके बाद उसको अपलास्टिक एनीमिया डायग्नोस हुआ। फारूक ने 2016 में ही एटीजी लगवा लिया। उनको डॉक्टर्स ने एटीजी लगाने का सलाह दिया और उनको बोला कि एटीजी लगाने से काफ़ी आराम हो जाएगा। लेकिन फारूक जी ने मुझे बताया कि एटीजी लगाने के बाद भी 2016 में एटीजी लगाया था और आज 6 साल बीत गया, उसको कोई आराम नहीं मिला, बल्कि और परेशानी बढ़ गई। ऐसा ही सेम मंजय जी के साथ भी है। मंजय जी की उम्र 22 साल है, मुंबई में रहते हैं, बस्ती जिला यूपी के रहने वाले हैं। इनको 2018-19 में पीलिया हुआ। उसके बाद उनका बोन मैरो जांच हुआ और उनको अपलास्टिक एनीमिया बताया गया और उनका जून 2021 में एटीजी लगाया, लेकिन उसको कोई आराम नहीं हुआ। उसका प्लेटलेट तो एक बार 0-0 हो गया था, उसके बाद 15 प्लेटलेट लगा था। उसके बाद एटीजी लगाया। उसका हीमोग्लोबिन अभी 3.5 रहता है और 3.6 रहता है और प्लेटलेट 2,000-4,000 ऐसा रहता है। वो फिर भी काम कर रहा है सिलाई का, ताकि अपना इलाज करा सके। ऐसे मरीजों में सबसे बड़ी परेशानी आती है, एक तो घर का उनका मैनेजमेंट देखना और उसके बाद फिर इलाज कराना। लोग पहले ही एटीजी जैसा महंगा इलाज करा लेते हैं, बाद में बोलते हैं पैसे ख़त्म हो गया, या बोन मैरो ट्रांसप्लांट करा लेते हैं। मैं लोगों को ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको होम्योपैथी ट्रीटमेंट से आराम हो जाता है तो आपको एटीजी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। इन लोगों ने बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए भी प्रयास किया, लेकिन बोन मैरो जिनसे मैच कराने का डॉक्टर्स ने बोला वो प्रॉपर मैच नहीं हुआ। 50% मैच के साथ ट्रांसप्लांट नहीं कराया, अच्छा ही किया। तो कहने का मतलब ये है कि काफ़ी कठिन समस्या होती है अपलास्टिक एनीमिया। उसको गंभीरता से लीजिए और अगर होम्योपैथिक दवाइयों से आराम हो रहा है, ये दोनों ही आज पहली बार आए हैं, अभी इनका ट्रीटमेंट हमने चालू नहीं किया है। हमने इनसे आग्रह किया है कि ऐसे मरीजों को जिनको अपलास्टिक एनीमिया की बीमारी है, उनको ये लोग एटीजी के बारे में बताएंगे कि एटीजी से उनको क्या बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। यस फारूक जी, कहाँ के रहने वाले हो? तमिलनाडु से आ रहे हैं। तमिलनाडु से। आपको क्या परेशानी हुआ था और कब से हुआ, अब कुछ बताएंगे? 2016 से 2016 से। 2016 क्या हुआ था से 2016 में? अव्वल बार मुंह से दर्द से ब्लीडिंग ब्लीडिंग हुआ जी। था। चले तो दम घुटता था, पाँव का दर्द ज़्यादा हो रहता ना। जी जी फिर जी तब जब 2016 में एडमिट हुए अस्पताल में, जी तब जो अस्पताल में क्या बोले तो तुम बोन मारो टेस्ट उठाओ और दद्दल को जी वो टाइम पे दिल्ली को रिपोर्ट भेजे थे। जी जी उन्होंने जी क्या बोले तो तुमने ये प्लास्टिक एनीमिया है जी सागरों को बोलिए। उसके बाद ट्रीटमेंट कराना पड़े, बस हम एटीजी इंजेक्शन बनाए। उसके बाद हम भी 6 साल से मात्रा देते हैं, खाते हूँ, अभी तक भी कुछ क्या भी नहीं हुआ है। वो अव्वल कैसा रहता है कि अब तक भी ऐसा है, बहुत आंग दर्द दे रहा है, आंग में खून कमजोर हो रहा है, प्लेटलेट्स कमजोर हो रहा है। 2016 में एटीजी कराया, उसके बाद से अभी तक वैसे का वैसा है। हाँ सच है, सच है, अभी तक बराबर नहीं हुआ है। हाँ, बहुत बड़ा मुश्किल है उसके। बहुत मुश्किल का बात है जी। मंजय जी, आपको कब से परेशानी हुआ, क्या हुआ? सर 2019 से बीमारी 2019 से। तेरी उम्र 22 साल है 22 ना? साल है। हाँ हाँ। तो क्या परेशानी हुआ था जिसके बाद सर पहले स्टार्ट में पीलिया हुआ, पीलिया फिर बम्बई में खून चल रहा है। हाँ हाँ फिर डॉक्टर बोले कि केम हॉस्पिटल चले जाओ। जी उसके बाद में घर वाले बोले कि नहीं घर पे चले जाओ। जी तो घर पे मैं गया तो लखनऊ में जांच हुआ मेरा। हाँ हाँ तो उधर जांच हुआ तो बोले कि तुम्हें ये प्लास्टिक एनीमिया हुआ। हाँ तो हाँ मेरा 3 महीने दवा चला, जी। फिर लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन की वजह से मेरा दवा नहीं मिल पाया। जी जी दवा जी नहीं मिल पाया तो
बीमार हो गया। हाँ फिर दूसरे हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरे को एडमिट किए। जी उधर सब खून वून चला, सब मैनेज किए। हाँ उसी उसी दिन से मेरा हर महीने खून चढ़ने लगा। हर महीने खून उसी दिन से। और एटीजी ट्रीटमेंट कब करा? एटीजी अभी 2021 में लिया हूँ। 2021 में। 21 में। तो एटीजी के बाद भी हर महीने हर blood महीने लगाना में तभी पड़ता है? ब्लड चढ़ाना पड़ता तो है। अभी जो डॉक्टर ने एटीजी लगाया उससे तुम वापस जा करके नहीं मिले? हमेशा तो हर हफ्ते में जाता हूँ। तो वो क्या बोलते हैं? ये दवा बोले कि दवा खाओ हाँ बस। हाँ। अभी मैं 6 महीने बाद दवा भी बंद कर दिया। उन लोग बोलते हैं तभी मैं नहीं खाता हूँ दवा। देखिए दोस्तों कितना कठिन परेशानी है। ये दोनों का उम्र लगभग सेम है। ये फारूक जी का उम्र 24 साल है, इनको 2016 में बीमारी हुआ। मंजे का उम्र 22 साल है, इसको 2019 में बीमारी हुआ। मतलब लगभग सिमिलर उम्र है, जैसा उम्र है उसके ही आसपास उनको बीमारी हो गया 20 साल की उम्र में। मतलब बहुत ही बड़ी परेशानी है। 18 साल 19 साल का उम्र में उसको काम करने का है, पढ़ने का है, लेकिन उस उम्र में इनको बीमारी हो गया और वो ट्रीटमेंट के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। और हमारे पास अभी इंदौर में आए। आज से हम इनका होम्योपैथी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं और इनको हमने डाइट का भी सलाह दिया कि खाने में क्या चीज़ें लेना है। हीम और ग्लोबिन। हीम और ग्लोबिन का मतलब होता है, हीम मतलब आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। हमको डाइट में ऐसी चीज़ें सम्मिलित करना है जिसमें हमको बैलेंस मात्रा में हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आयरन और प्रोटीन मिलना चाहिए। तो आयरन रिच फूड जो है वो गुड़ है, मुनक्का है, खारक है, पिंड खजूर है, ऐसी चीज़ें खाना है। अनार है, एप्पल है, उसको खाना है जिससे हमारे शरीर में खून बढ़ेगा, हीम बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा तो खून भी बढ़ेगा। पालक है, पिंड खजूर है, ऐसा खाना है। और प्रोटीन के लिए हमको क्या लेना है? बादाम है, चना है, सोयाबीन है, या फिर जो एग ले सकते एग लेना चाहिए, फिश ले सकते वो लेना चाहिए, या फिर पालक पनीर खाना चाहिए। पालक पनीर की सब्जी जो बनती है ना, पालक पनीर इसीलिए कॉम्बिनेशन बना है, पालक में आयरन है और पनीर में प्रोटीन है। तो हम जो सब्जी खाएंगे उससे हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। मसालेदार नहीं खाना है। इसी तरीके से जो ठंड में लड्डू बनता है, गुड़ का लड्डू बनता है जो ड्राई फ्रूट से बनता है, तो गुड़ का लड्डू ड्राई फ्रूट से बनता है, मतलब आयरन और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन होता है। ड्राई फ्रूट्स में प्रोटीन्स होते हैं और गुड़ में हमारे आयरन होता है। तो इसलिए जो लड्डू खाते हैं ठंड के 2-3 महीने में, तो उससे हमारा बोन मैरो स्ट्रांग होता है और शरीर में ब्लड बनना चालू हो जाता है। हमारे पूर्वजों लोगों को ये समझता था कि गुड़ का लड्डू खाएंगे तो उनका हड्डी मजबूत रहेगा, हड्डी मजबूत रहेगा तो हड्डी में ही बोन मैरो होता है, तो हमारा बोन मैरो मजबूत रहेगा तो उससे अच्छा ब्लड सेल्स बनेगा। और प्लास्टिक एनीमिया में क्या हो जाता है? बोन मैरो काम करना कम कर देता है, तो उससे शरीर में ब्लड नहीं बढ़ता है। और जो ब्लड चढ़ाते हैं, जैसे ये बोला कि हर महीने चढ़ाते हैं, तो हर महीने चढ़ाते हैं तो वो कम होने लगता है। तो कम होना भी रोकता है बोन मैरो ही। अगर अच्छा काम करेगा तो आपका कम नहीं होगा शरीर में, क्योंकि बार बार या हर महीने कितना ब्लड चढ़ाया जा सकता है। जो बार बार ब्लड चढ़ाते हैं उसका फेरेटिन लेवल बढ़ने लगता है। फेरेटिन लेवल बढ़ने लगेगा तो उससे भी शरीर को और ज़्यादा परेशानी होती है। तो आप इस गंभीर बीमारी को बहुत ही गंभीरता से लीजिए, थोड़ा सा धीरज रखिए। कोई भी ट्रीटमेंट चल रहा है तो उसको तुरंत बंद न करिए। साथ में जब होम्योपैथिक दवाई लेते हैं तो थोड़े दिन में धीरे धीरे असर दिखने लगता है और कई लोगों को ब्लड नहीं चढ़ाना पड़ता है आगे जा कर के, और कई लोग तो पूरी तरह से स्वस्थ हो गए और अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि मंजय जी और फारूक जी भी इसी तरीके से ट्रीटमेंट लेंगे अगर रेगुलर, और डाइट का जो मैंने उनको सलाह दिया है उसका पालन करेंगे तो ये दोनों भी ठीक हो सकेंगे। अभी ठंड का मौसम है, आंवले का सीज़न होता है। इस समय आप आंवले का अचार खा सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले का सुपारी खा सकते हैं या आंवला कैंडी खा सकते हैं। कैल्शियम और विटामिन सी भी ज़रूरी है ब्लड को बनाने के लिए, तो उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। और ठंड में थोड़ा सा धूप में बैठने से भी हमको विटामिन डी बढ़ेगा, तो उससे भी हमारा हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। तो जो खाद्य पदार्थ हड्डियों को मजबूत बनाएगा, उसमें जो बोन मैरो है उसको भी मजबूती प्रदान करेगा, तो उससे भी बीमारी ठीक हो सकेगा। तो आप लोगों को डाइट का सारा समझ गया, तो डाइट का पालन करेंगे और रेगुलर दवाई लेंगे तो ज़रूर आराम मिलेगा। हर हफ्ते का सीबीसी करा कर हमको भेजना का। जी सर। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट विशेस। होप कि आप लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं और अपने काम में लगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।